अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनल अमेरिका ने वो जवाब ईरान को दे दिया जिस जवाब के लिए ईरान काफी समय से बेताब था। कहा जा रहा था कि आपका अमेरिका अब 14 दिन बाद कोई ना कोई फैसला सुनाएगा, लेकिन यहां पर 2 दिन भी नहीं बीते और ऐसा हमला हो चुका जिस हमले के लिए ईरान ने कभी भी तैयारी करके बैठा नहीं था। असल में ये जो जवाब दिया गया ये केवल जवाब नहीं बल्कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ पहला कदम है, क्योंकि यहाँ पर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। तो उसी के साथ साथ अब ये देखना होगा क्या आपका ईरान शांति समझौता कर लेगा कि वापस पलटवार करेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये पलटवार होगा क्या इजराइल की ओर होगा कि सीधा अमेरिका की ओर किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप ईरान को कम समझ रहे हो तो आप काफ़ी गलत समझ रहे हो। ईरान एक ऐसा देश है जहां पर उसने मिसाइल सिटी बनाकर रखी है, पहाड़ों के बीच में, जहां पर आप कोई भी गोला बारूद मार दो, यहां तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार दो, तब भी उसका वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जहां पर उसने मिसाइल सिटी बनाकर रखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई जब अमेरिका ने इनको जवाब दिया तो आखिरकार उस जवाब के अंदर दिया क्या और आखिर कौन सा नुकसान इनके खिलाफ हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी काफ़ी समय बीत चुके थे और काफ़ी समय में आपका जो इजराइल था वो इजराइल बार बार जो है ईरान के ऊपर हमला करे जा रहा था। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर दूं, ईरान को ना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, फर्क यही पड़ रहा था कि कुछ बिल्डिंगें टूट जा रही थी, कोई गाड़ी टूट जा रही थी, किसी इंसान की जान चली जा रही थी। इससे ज़्यादा फर्क ईरान को कुछ भी नहीं पड़ रहा था। अगर आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि इनका जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उस पर कोई रत्ती भर फर्क पड़ा हो, तो कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। और जब ये सारी चीज़ें आपके अमेरिका को पता चली तब उसने 14 दिन का इंतजार छोड़कर 2 ही दिन के अंदर जवाब दे दिया। और जवाब ऐसा दिया कि भाई इस बार फर्क नहीं बल्कि पूरा का पूरा तहस नहस ही हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है आखिर क्या तहस नहस हो चुका है। ये जो आप उठता हुआ धुआं देख रहे हो केवल धुआं नहीं बल्कि जो ईरान का सपना है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। असल में अमेरिका ने इसी रविवार को 22 जून को सुबह 4:30 बजे जो हमला किया, और वो हमला कहाँ पर हुआ था, जो आप ईरान देख रहे हो, ईरान के बीच से थोड़ा ऊपर ही जहाँ पर फोर्डो है, उसके बाद नताज है और इस्फहान है। ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपके ईरान में अमेरिका ने आकर बमबारी करना चालू की। लेकिन यहाँ पर जो बमबारी हुई थी वो कोई नॉर्मल बमबारी नहीं हुई थी। यहाँ पर जो बमबारी हुई थी कोई एक स्पेशल टाइप की बमबारी हुई थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा बम गिराया गया। अब जब यहाँ पर वो बम गिराए गए, वो बम इस एरिया को इस तरीके से तबाह कर दिए कि आप मान लो कि भाई अगर और हल्की सी क्षति पहुँचती तो पूरा का पूरा ईरान ही तबाह होने के कगार पर आ जाता। क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर दूं, यहाँ पर जब ये बमबारी पूरी तरीके से हो गई तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपर्ट ट्वीट करके ये बता दिया कि भाई ऐसी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी है, साइट है जहाँ पर ये बमबारी की जा चुकी है। और यहाँ पर जब ये बॉम्बिंग की गई तो इसके बाद ये पूरी की जो यहाँ पर साइट थे वो तहस नहस हो चुकी है। और तहस नहस होने के बाद जो अमेरिका के आर्मी है वो वापस आ चुकी है अपने साइट पर जहाँ पर वो रहा करती थी। ये सारा ट्वीट करके इन्होंने बता दिया। लेकिन ये बमबारी सुबह रविवार 22 जून सुबह 4:30 बजे की गई थी। और उसके बाद जब ये बमबारी हुई तो इजराइल के जो आपके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये सारी चीज़ें बता दी कि भाई जो अमेरिका ने किया वो काफ़ी ठीक किया। इन्होंने पूरे अमेरिका को थैंक यू भी बोला, डोनाल्ड ट्रंप को भी थैंक यू बोला ये काम करने के लिए। क्योंकि अभी तक जो आपका इजराइल जो बमबारी कर रहा था ईरान के ऊपर, केवल वो बमबारी ही कर रहा था, बाकी कुछ वो उखाड़ नहीं पा रहा था कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को कुछ डैमेज कर पाए। लेकिन इस बार जो अमेरिका ने किया है वो भाई जान जाओ एकदम से ख़त्म होने के कगार पर आपका ईरान आ चुका है। अब यहाँ पर आखिर ऐसा क्या कर दिया अमेरिका ने वो पहले जान जाओ। देखो यहाँ पर जो आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं और एक बार IAEA, ये एक आपकी एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम ये होता है कि दुनिया के अंदर जो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब की निगरानी रखती है और उस पर कुछ काम भी करने का ही काम करती है। अब यहाँ पर इसका कहना ये है कि ईरान के पास अभी भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन हाँ ईरान के पास जो यूरेनियम होता है, जिस यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर, जो अंत में जाकर फटता है, उसको इसने 60% तक ठीक कर लिया है।
अब मैं आपको बता दूं, जो यूरेनियम होता है वो नॉर्मल 2 से 5% के बीच है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो 30% के ऊपर हो गया तो आप जान जाओ उससे आप कई सारे काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, काफ़ी और अन्य काम आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो 60% के ऊपर चला गया तब इसको आप किसी और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल एक काम को छोड़कर कि आप इसका बॉम्ब बना लो। और जो ईरान है वो यहाँ तक सफल हो चुका था। अब यहाँ जब उसने 60% बना लिया, इसी वजह से पूरा का पूरा अमेरिका एकदम सहम चुका था कि अगर भाई यहाँ पर ईरान के पास भी एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो हमारा जो दबदबा है अभी मिडिल ईस्ट के अंदर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ने ये तुरंत डिसीजन लिया और ये जो आप यूरेनियम देख रहे हो, इसी यूरेनियम को उसने 60% तक विकसित कर लिया। और आपको हम बता दें 1969 के अंदर जब NPT एक ट्रीटी लाई गई थी और उस ट्रीटी के अंदर ये लिखा गया था कि अगर कोई भी देश है जिसको कि हम ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई हम इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं तो उसको वो गलत काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि अगर वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता हो या एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो वो कर सकते हो, लेकिन आप बॉम्ब के लिए नहीं कर सकते। और यहाँ ईरान ने यही करना चालू कर दिया और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ईरान की यही होगी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ 1990 से पहले अमेरिका खुद ईरान का साथ दिया करता था कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, आप एनर्जी बनाने के लिए और भी अन्य कामों में कर सकते हो। लेकिन ईरान वहाँ पर अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का भी फैसला कर लिया। और तभी अमेरिका और ईरान से ये जो कहते हैं ना कि पटना होता, वो कभी पट नहीं पाया आपस में कभी। और उसी के साथ साथ अब ये जो आप इमेज देख रहे हो ये सारी सैटेलाइट बेस्ड इमेज है जो कि ऊपर सैटेलाइट से ली गई है। जो आपका ईरान है वो ईरान ऐसे नॉर्मल कहीं भी अपना बंकर नहीं बनाया है, उसने जो बनाया है वो पहाड़ों के बीच बीच में बनाया है। ये पूरी मैं आपको ओरिजिनल इमेज दिखा रहा हूँ जो ईरान के अंदर है। ये जो आप छोटी सी गुफा देख रहे हो, इसी गुफा के माध्यम से अंदर जाया जाता है और लगभग 90 से 100 मीटर तक, अब 90 से 100 मीटर तक अगर अंदर जाते हो तब जाकर आपको पूरा का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी देखने को मिलेगा। अब पहाड़ के बीच में अगर आप इस तरीके से ढूंढ भी लो तब भी ये काफ़ी बड़ी बात होती है। और आप देख सकते हो ऐसे कई सारी जगह हैं यहाँ पर ईरान के अंदर, लगभग 80 से 90 मीटर अंडरग्राउंड है और इसी के अंदर पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान ने बैठा कर रखी है। अब यहाँ पर अमेरिका भी अगर सैटेलाइट का इस्तेमाल ना किया होता तो इस जगह को वो ढूंढ भी नहीं पाता, और अगर नहीं ढूंढ पाता तो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, और अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता तो आप ये जान जाओ कि आपका ईरान बस कुछ चंद समय के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको ऐसे नॉर्मली डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। डिस्ट्रॉय करने का मतलब पूरा का पूरा पहाड़ी उखाड़ डालो, और ऐसा आप कर नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो आपका अमेरिका ना, उसने एक ऐसा बॉम्ब गिराया जो बॉम्ब पहले थोड़ा अंदर जाता हो और अंदर जाने के बाद फटता हो, और उस बॉम्ब के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और फिर वो अंदर गया और तब जाकर फटा ताकि अंदर की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की डिस्ट्रॉय हो सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहली चीज़ तो इतने बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ों के बीच अगर अब ये ढूंढ लो, यही काफ़ी बड़ी बात होती है। और अगर आप इससे पहले की जो न्यूज़ देख रहे होंगे तो उसमें बताया जा रहा होगा कि ईरान ने ये कर दिया, वो कर दिया। उसने कभी यहाँ पर वॉर ही नहीं किया था ढंग से, जिसकी वजह से इजराइल को अभी ये पूरी तरीके से जानकारी थी ही नहीं कि भाई आखिरकार मेन हमें टारगेट करना कहाँ है। और अमेरिका ने ये पूरा चीज़ ढूंढ कर निकाला और तब जाकर उसने एक सही जगह पर सटीक वार किया और ईरान की पूरी की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। ये सारी बॉम्बिंग आप देख सकते हो सारी ईरान के अंदर की हैं, और ईरान के अंदर काफ़ी लोकल लोगों ने भी ये सारी वीडियोस बना कर रखी हैं। और कोई तो बॉम्बिंग ऐसी है जो कि ईरान के लोकल एरिया में भी गिरते हुए देखी गई है। और काफ़ी लोग की देखो यहाँ पर जान जाने वाली है, ऐसा नहीं है कि किसी की जान नहीं जाएगी। हाँ, वो भले मीडिया में बताया जाए किसी की जान नहीं गई, ये मीडिया को मैनिपुलेट करके। अब अगर आप आगे की जानकारी जानना चाहते हो तो यहाँ पर जो गिराया गया था वो गिराया गया था B-2 एयरक्राफ्ट है। अब ये जो B-2 एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी आधुनिक एयरक्राफ्ट होता है। ये अकेले कभी नहीं उड़ता, ये हमेशा स्क्वाड में उड़ता है, यानी कि काफ़ी अलग अलग विमानों को अपने आसपास लेकर चलता है। और मैं बता दूं, ये जो लेकर चलता है बॉम्ब ना, वो बॉम्ब जो होते हैं वो 10,000 किलो 14,000 किलो इतने वजनी होते हैं। और इतने वजनी होने के कारण तभी इसको इतना बड़ा बनाया गया है, और इसकी स्पीड इतनी है कि इसको रडार में आप पकड़ ही नहीं सकते। और ये अमेरिका के पास है, लेकिन अगर बात कर लें भारत, पाकिस्तान, इन सब देशों के पास ये सारे B-2 एयरक्राफ्ट है ही नहीं। अभी जो B-2 एयरक्राफ्ट होता है ये एक तरीके का स्पेशल टाइप का बॉम्ब लिए रहता है जिसका नाम रहता है बंकर बस्टर बॉम्ब।
अब इस बंकर बस्टर बॉम्ब का एक स्पेशल नाम होता है जिसका नाम है GBU-57। अब ये जो GBU-57 होता है ये लगभग 13,607 kg का होता है, यानी कि 13 टन वजनी होता है। अब आप सोच सकते हो 13 टन होता कितना होगा। अब इसके अंदर ये जो 13 टन होता है, ये 13 टन केवल इसके अंदर बारूद ही नहीं भरा रहता, लगभग 80% इसके अंदर मटेरियल भरे रहते हैं जो इस बॉम्ब को इतना मजबूत बनाते हैं। अब मजबूत इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखोगे इसको काफ़ी ऊपर से गिराया जाता है। अब अगर इसको काफ़ी ऊपर से गिराया गया तो सिंपल सी बात है, ये करेगा क्या, इसका काम होगा नीचे गिरना, और नीचे गिरकर ये क्या करता है, थोड़ा अंडरग्राउंड के अंदर इस तरीके से चला जाता है ड्रिल करते हुए। अब पता लगा इसको अगर मजबूत बनाया ही नहीं गया तो ये गिरते ही फट जाएगा या फिर टूट जाएगा, और इसी वजह से इसको इतना मजबूत बनाया जाता है, और इसी वजह से 80% तक मटेरियल केवल इसके मजबूती में इस्तेमाल होता है। 20% मटेरियल आप यहाँ बीच में जो देख रहे हो ये गोला बारूद इसके अंदर भरे रहते हैं और वही फटता है। अब इसको इतना मजबूत इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसको इतना ऊपर से ड्रॉप किया जाता है कि जो इसकी स्पीड होती है वो लगभग 1 मैक तक आ जाती है। 1 मैक का मतलब होता है लगभग 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आप मान सकते हो, जितनी साउंड की स्पीड होती है। इसके जो वजन होता है ये अपने वजन के कारण इतना तेज गिरने लगता है। अब आप सोच रहे होगे कि इस बॉम्ब के अंदर क्या आप पीछे इंजन नहीं लगा सकते थे और ताकि और तेज गिरता। देखो, और तेज इसको हम गिरा सकते हैं, तब इसको और भी मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि ये और मजबूत बन सके, और इसी वजह से इसको उतना मतलब रॉकेट नहीं लगा जाता है, इसको ऊपर से वैसे ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके अंदर GPS लगा रहता है और एक लोकेशन सेट दी जाती है और वो वहीं पर ही जाकर गिरता है, यानी कि अपने आप को मैनेज कर सकता है। और मैनेज किसकी वजह से करता है, इसके जो किनारे किनारे विंग्स लगे हैं ये इसको एयर में ही मोड़ने का भी काम करते हैं, और ये जहाँ पर गिरता है वहाँ पर पूरा का पूरा ड्रिल कर देता है और अंदर तक चला जाता है। जितना अंदर तक जा सकता है उतना अंदर तक ये चला जाता है, लगभग आप मान सकते हो कि 60 से 70 मीटर अंदर तक ही जा सकता है। और 90 मीटर अंदर तक जो ईरान था उसका पूरा का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी ज़मीन के अंदर स्थित था। अब अगर उतना अंदर जाकर फटता है तो आप जान जो पूरा का पूरा अंदर तबाही सी आ जाएगी। जब ये फटता है तो ये आग नहीं निकालता, बल्कि आप जान जो एक शॉक वेव निकालता है, एक प्रेशर टाइप का निकालता है, जिसकी वजह से अंदर जितनी भी चीज़ें वो सारी तहस नहस हो जाती हैं। और तहस नहस होने के कारण आप मान सकते हो कि एक बार भूकंप टाइप का आ जाता है, और उसी भूकंप की वजह से अंदर जितने भी सारी चीज़ें रहती हैं वो सारी टूट फूट जाती हैं। और जब टूट फूट गई तो आप ये जान सकते हो कि पूरी तरीके से वो बर्बाद हो जाता है। और इसी तरीके से ये जो आपका पूरा का पूरा ये बॉम्ब है काम करता है। अब ये जो बॉम्ब है ये 3 प्रकार के बॉम्ब पाए जाते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के बॉम्ब पाए जाते हैं ये सारे के सारे अमेरिका के पास है, और अमेरिका ने इसको काफ़ी समय पहले बनाकर रख लिया था। और ये जो 3 प्रकार के बॉम्ब होते हैं, कुछ ऐसे बॉम्ब हैं जो 5 से 10 मीटर अंदर तक जा सकते हैं, कुछ ऐसे बॉम्ब हैं जो 20 से 30 मीटर अंदर तक जा सकते हैं, तो कुछ ऐसे बॉम्ब हैं जो कि 50 से 60-70 मीटर अंदर तक जा सकते हैं। इस बॉम्ब की अगर आप खासियत देखोगे लगभग 20.7 फीट होती है। मान सकते हो कि अगर एक आदमी 5 फीट है तो उसका 4 गुना बड़ा ये केवल बॉम्ब ही होता है, अगर इसकी आप हाइट नाप लोगे। तो ये पूरा का पूरा बेवरा हो गया आपका बॉम्ब के बारे में, जो कि B-2 ये एयरक्राफ्ट छोड़ता है। अब ये B-2 एयरक्राफ्ट अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं इसको उड़ा दूं, तो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्क्वाड लेकर चलता है। अगर आप इसको उड़ाओगे भी तो ये तैनात रहते हैं कि अगर इसके पास कोई मिसाइल आ रही है तो उससे पहले ये सारे एयरक्राफ्ट उसको ख़त्म कर देते हैं। अब इसकी वजह से काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि भाई ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी सारी ये इसने तबाह कर दी, क्या इसकी वजह से जो ईरान है उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है? क्योंकि जहाँ पर सारी यूरेनियम रखे होंगे, अब उसके किनारे अगर कोई बॉम्ब आकर फटता है तो आप सिंपल से जान सकते हो अगर उस यूरेनियम से कोई रेडिएशन निकला तो पूरा ईरान तहस नहस हो सकता है। देखो, ये सारी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड में इसीलिए बनाई जाती है ताकि अगर कोई दुर्घटना हो भी तो सारी ज़मीन के अंदर ही रह जाए। उसकी जितनी भी शॉक वेव हैं, जितनी भी सारी अन्य तरीके की वेव निकलती है जो इंसान को चीर कर रख सकती हैं, वो सारी चीज़ें ताकि ज़मीन के अंदर बसी रह जाएं और बाहर ना निकल पाएँ। इसी की वजह से जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है वो सारी ज़मीन के अंदर बनाई जाती हैं। अब जो भी टेस्ट करना रहता है न्यूक्लियर बम, आप देखो कि ज़मीन के अंदर किया जाता है या समुद्र में किया जाता है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब यहाँ पर जो हुआ है इससे नुकसान ईरान को अभी कितना नुकसान होता है ये अभी पता नहीं चल पाया। ये आगे चलकर पता चलेगा कि भाई वहाँ से क्या कोई रेडिएशन लीक हो रही है या फिर कुछ ऐसा अन्य प्रकार की गैस लीक हो रही है जो इंसानी सभ्यता के लिए एक जान जाओ काल बन सकती है।
अभी सब आगे चलकर पता चलने वाला है। लेकिन अब अगर यहाँ पर ईरान आपका एटम बॉम्ब बनाने के लिए काबिल हो जाता, वैसे हो चुका था, तो आप ये जान जाओ मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की भी चलने लगती और ईरान फिर अमेरिका से भी नहीं डरता, तब वर्ल्ड वॉर 3 होने के लिए पूरी की पूरी नौबत आ जाती। अभी यहाँ पर जो है अमेरिका के पास इतनी पावर है कि वो धो पीट कर ईरान को शांत कर सकता है और ईरान को एट द एंड पेपर के कागज़ पर आकर बैठना ही पड़ेगा, यानी कि आएंगे सीट पर और कागज़ पर कुछ साइन करेंगे, तब जाकर ये अपना पूरा का शांति समझौता करेंगे। लेकिन अभी हाँ, अगर ईगो के चक्कर में है, सोचते हैं कि भाई हम बैठेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, तो देखो हार नहीं मानोगे लेकिन आप हारोगे जरूर। ईरान की ये कंडीशन है। अब यहाँ पर कोई भी देश होता है ये काम करता है जरूर कि भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लड़े, और ईरान लड़ेगा जरूर। ईरान इसलिए लड़ेगा क्योंकि ईरान के पास भगवान का दिया हुआ भाई एक प्रसाद है जिसे आप समझ सकते हो, और वो प्रसाद है भाई ऑयल। अब ईरान के अंदर आप जान सकते हो कि जैसे चाइना, भारत, ये सारे के सारे ऑयल पर डिपेंड है। भारत में जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उसमें से काफ़ी हद तक जो तेल आता है वो ईरान से आता है। अब अगर ईरान जो है, यहाँ पर आप जो देख सकते हो, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो एरिया है, यहाँ से लगभग पूरे दिन का 20% ट्रेड होता है ऑयल का। अब अगर इसको ईरान बंद कर दिया, और ईरान के पास पूरी पावर है कि इसको बंद कर सके, अगर इसको बंद कर दिया तो आप जान जाओ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना, इन सब के अंदर पूरी की तेल की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और अमेरिका ऐसा चाहेगा नहीं कि ये हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुरंत भारत और बाकी अन्य देश वो चले जाएंगे रशिया के पास और रशिया से तेल मांगेंगे। अब यहाँ पर रूस ऐसा चाहेगा नहीं कि ये हालत आ जाए। देखो इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा होता है तो रूस के पास पावर आ जाएगी, वो कहेगा भाई हम किसी को तेल देंगे ही नहीं। अब अगर रूस किसी को तेल नहीं देगा तो वो एक शर्त जरूर रखेगा कि अमेरिका जितने भी इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया वो प्रतिबंध हटा दो तभी हम तेल देंगे, और बिना तेल का किसी का चलने वाला नहीं है। तो अमेरिका को जबरन रूस के ऊपर से ये सारे प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 की बात है तो देखो वर्ल्ड वॉर 3 अब हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि इसमें पाकिस्तान पूरा डायरेक्टली शामिल हो चुका है। पाकिस्तान ने तो ये भी कह दिया है कि अगर न्यूक्लियर हथियार की इस्तेमाल करने की बात आ गई और ईरान कहता है कि हमें न्यूक्लियर हथियार दे दो, तो पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा जाकर दे देगा। उसी के साथ साथ चाइना भी शामिल हो सकता है, रूस भी शामिल हो सकता है। ये भारत का कोई नहीं पता भारत शामिल होगा कि नहीं, और भारत अगर ना हो तभी सही है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो अपना पैसा अब संभाल के रखना, क्योंकि अगर ऑयल क्रैश हुआ तो पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हो सकती है। क्योंकि अगर पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हुई तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो आपका $70 ये बैरल आता है ना, ये कम से कम 120 पर बैरल तक पहुंच सकता है डॉलर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो तेल का दाम है वो लगभग 2 गुना तक हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जान जाओ गाड़ियाँ बिकना बंद हो जाएंगी, लोग गाड़ियाँ खरीदना कम कर देंगे और तेल भी खरीदना कम कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट एक बार शॉर्ट टर्म के लिए भले क्रैश हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो जाना ऊपर है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बचाना है तो संभाल के अभी सारी चीज़ें करना। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस युद्ध से रिलेटेड अभी मैंने आपको करंट में दे दी है। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो पूछना जरूर। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।